हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। चलिए भाई दोस्तों, तो देखिए जैसा कि आप लोग डेली की डेली एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में हमेशा फंसते हैं। और आज तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कई पेपर में पूछे गए हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जो हमेशा पेपर में आपके किसी न किसी पेपर में तो देखो पूछे गए हैं। ठीक, और दूसरी सबसे बड़ी ये क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। जब भी आप पेपर कंप्यूटर आएगा तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। चलो तो देखते हैं, पहला जो लिखा हुआ है टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या किसकी फुल फॉर्म पूछी गई? टीसीपी। ठीक, इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है। क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये तो है यहाँ पे भाई लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा था, तो इसलिए आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। लेकिन ये क्वेश्चन जब आपको देखिए, ये आ तो हिंदी में भी सकता है, क्योंकि भाई अब हम तो ये नहीं कह सकते कि नहीं इंग्लिश में ही आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, या हिंदी में भी सकता है। तो थोड़ी सी समस्याएं आपको पढ़ने में हो सकती हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र जो है वो कौन हो जाएगा? तो देखो, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र की बात कर जा रही है। ग्राफिकल का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, जब जैसे आप फ़ोटोज़ खोलें तो फ़ोटो बिल्कुल अच्छे तरीके से खुलनी चाहिए जैसी होती है। ठीक, उसके अलावा आप जब क्या बोलते हैं ये आप जब जो है मतलब वीडियोज़ खोलें तो पिक्सल बहुत अच्छे आने चाहिए। तो ये होता है ग्राफिकल। ठीक है, जिसमें आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल दिखाई दें। तो उस वेब ब्राउज़र का नाम क्या है? तो उसको मोजाइक नाम था। ये पहला जो है वेब ब्राउज़र था, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। जैसे क्रोम जो है हमारा ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। चलो 53 नंबर, सिस्टम की कुल मेमोरी का उपयोग कर जाना जा सकता है। किसका उपयोग करके जाना जा सकता है? तो dir कमांड का, MEM कमांड का, वार्म बूटिंग कमांड का, TOT-MEM कमांड का, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जब अगर सिस्टम की जो कुल मेमोरी है उसका किसका उपयोग करके जाना जा सकता है, तो वो होता है MEM बोलते हैं इसको। कमांड का उपयोग करके हम लोग जान सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कितनी मेमोरी है। चलो, डबल क्लिक का अर्थ क्या होता है? तो लिखा हुआ है तेज़ी से 2 बार मुख्य माउस बटन दबाना और छोड़ना। अब माउस पॉइंट वांछित आइटम पर हो जाएगा। ठीक, आइकन के रूप में दिखावा, डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट करने और क्लिपबोर्ड में मूव कराना। उपयुक्त में से कोई नहीं और इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से सभी और इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये ऑप्शन है आपके सामने। लेकिन जब डबल क्लिक, आपने भी देखा होगा माउस में हम लोग डबल क्लिक किस बटन से करते हैं? लेफ्ट बटन से। यही इसकी मेन बटन कहलाती है। और जब इस पर हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि मतलब 2 बार तेज़ी से बटन दबाना और छोड़ना जब माउस पॉइंट वांछित आइटम पर हो। जैसे जिस भी आइटम पे हो उस पर आप बहुत तेज़ी से बटन दबाइए और तुरंत छोड़ दीजिए। चलो, ओवरफ्लो वर्ड का मतलब क्या है? ओवरफ्लो वर्ड का मतलब क्या है? आंतरिक स्टोरेज की अधिकता, बाहरी स्टोरेज की अधिकता, और वह एक स्थिति जहां रिकॉर्ड अपने सही जगह में फिट नहीं कर सकते, और एक उपकरण जो कंप्यूटर कक्ष में नमी का स्तर नियंत्रित करता है, और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, ओवरफ्लो वर्ड का मतलब होता है जब आपका ओवरफ्लो तभी होता है, जैसे आपकी टंकी का ओवरफ्लो कब होगा? जब उसमें पानी ज़्यादा हो जाएगा। तो वर्ड जब जहाँ पे वर्ड ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक, तो आंतरिक स्टोरेज की अधिकता का मतलब है यहाँ पे कि आंतरिक जो स्टोरेज होगी उसकी अधिकता हो जाएगी, तो आपका ओवरफ्लो वर्ड हो जाएगा। चलो फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एक्सेस टाइम संदर्भित करता है। एक्सेस टाइम जो है वो क्या संदर्भित करता है? तो लिखा हुआ है संग्रहित डेटा को लोकेट और पुनः प्राप्त करने में आवश्यक टाइम, नष्ट डेटा को लोकेट करने में आवश्यक टाइम, एक निश्चित मेमोरी स्थान पर विशिष्ट डेटा को हटाने में आवश्यक टाइम, और उपयुक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो एक्सेस टाइम होता है वो होता है संग्रहित डेटा को लोकेट और पुनः प्राप्त करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम लोग लोकेटेड टाइम कहते हैं। चलो 57 नंबर, रोटेशनल डिले टाइम किसके रूप में जाना जाता है? जो रोटेशनल डिले टाइम होता है वो किसके रूप में जाना जाता है? ठीक, सीक टाइम है, और शिफ्ट टाइम लिखा हुआ है, लेटेंसी लिखा हुआ है, एक्सेस टाइम लिखा हुआ है, और इनमें से कोई नहीं। देखो, रोटेशनल टाइप आपको मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ कैसे। देखो, जब हम लोग गेम खेल रहे होते हैं, ठीक है, तो आप आज के टाइम में ब्लूटूथ ईयरफोन आ रहे हैं, तो उसमें जितनी लेटेंसी आपकी कम होगी उतना ही आपका जो है ब्लूटूथ जो है डिले जो प्रॉब्लम होती है वो कम करता है। तो जब हम लोग ब्लूटूथ पे वाईफाई ब्लूटूथ पे वो खेल रहे होते हैं, पबजी वगैरह कोई भी गेम खेल रहे होते हैं, तो मालूम हो हमने उधर गोली चलाई, हमको आवाज़ थोड़ी देर में आई, या हमको आवाज़ आ रही, तो इसका मतलब उधर पहले जो है चीज़ हो चुकी है। तो ये जो होती है ये लेटेंसी से ही कम और ज़्यादा की जा सकती है। आपकी लेटेंसी अच्छी होगी तो आपका क्या होगा, वो डिले कम होगा, और जितनी ज़्यादा लेटेंसी ख़राब उतनी ज़्यादा वॉइस में डिले हो जाएगा। चलो फिर देखो 258 नंबर में क्या लिखा हुआ है? कौन सी मेमोरी अस्थिर है जो केवल एक बार लिखा जा सकता है? तो
ये जो होती है इसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ये एक ही बार लिखी जाती है, इसको आप दोबारा एडिट वेडिट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा पी रोम। क्या हो जाएगा? पी रोम। ठीक, इसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। चलो फिर देखो 259 नंबर, पीयर टू पीयर वर्णन है। जो पीयर टू पीयर होता है ये किसका वर्णन हो जाएगा? देखो दो भिन्न उपकरणों के बीच संचार का, दो बराबर उपकरणों के बीच संचार का, दो अलग अलग उपकरणों के बीच संचार का, उपयुक्त सभी। तो पीयर टू पीयर किसी के भी बीच हो सकता है, चाहे वो भिन्न भिन्न उपकरण हो, दो बराबर उपकरण हो या दो अलग अलग उपकरण हो, किसी के भी बीच। पीयर टू पीयर का मतलब होता है जोड़ना, पीयर का मतलब होता है जोड़ना। चलो फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पास्कल है। पास्कल क्या है? पास्कल तो भैया एक तरीके की भाषा है। कैसी भाषा है? तो वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक, ब्लेज पास्कल के नाम पे रखी गई थी, ये भी सही है। गणितज्ञ के नाम के बाद स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग तकनीक की सुविधा है, ये भी सही, यानी कि तीनों सही हो जाएंगे। चलो भाई फिर आगे देखेंगे 261 नंबर में क्या लिखा हुआ, मेमोरी जिसे निश्चित आकार की मेमोरी की इकाइयों में बांटा जा सकता है कहलाती है। क्या कहलाती है? ठीक है, यानी कि मेमोरी जिसे निश्चित आकार की मेमोरी की इकाइयों में बांटा जाता है कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये पेजिंग कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? पेजिंग। क्योंकि मेमोरी जिसे निश्चित आकार की मेमोरी की इकाइयों में, क्योंकि आपको ये पता है कि ये इतने में इतनी जाएगी, केबी वाली केबी में जाएगी, एमबी वाली एबी में जाएगी, तो उसको पेजिंग कहते हैं। जैसे आप अपने रजिस्टर पे पेज कर लीजिए तो आपको पता होगा ना कि एक 12वां पेज कहाँ पे है, 14वां कहाँ पे, 18वां कहाँ पे, ऐसे पता होगा। 262 नंबर, एक एडर जहाँ एक साथ दो ऑपरेंड की सभी बिट जुड़ते हैं। एक एडर जहां एक साथ दो ऑपरेंड की सभी बिट जुड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको पैरेलल एडेड कहेंगे। क्योंकि जब पैरेलल एडेड होता है, अच्छा इसमें दे ही नहीं रखा क्या पैरेलल एडर? अच्छा पैरेलल का समांतर दे तो रखा है यार, सही हो जाएगा पैरेलल का समांतर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक एडर जहाँ एक साथ दो ऑपरेट की सभी बिट जुड़ते हैं तो उसको पैरेलल यानी कि समांतर योजक कहते हैं। चलो 263 नंबर, बिंदु जिस पर एक डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट नए पेज से शुरू होता है उसको क्या कहते हैं? एक बिंदु पर एक डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट नए पेज से शुरू होता है उसको क्या कहते हैं? लिखा हुआ है पेज इंसर्ट, पेज ब्रेक, पेज फॉर्मेट, उपयुक्त सभी। तो क्या कहते हैं दोस्तों उसको? देखो जब सीधी सिंपल सी बात है कि हर बार वो क्या करेगा, नए पेज पर नया डॉक्यूमेंट शुरू करेगा। मतलब जिस भी एक डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट नए पेज से शुरू होगा तो नए पेज से मतलब हो जाएगा जो उसको क्या हो जाएगा, वो पेज ब्रेक करेगा, तभी तो वो हर बार नए पेज जो है से शुरू हो पाएगा। चलिए फिर लिखा हुआ है 264 नंबर में, मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम है। जो मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम होता है ये क्या होता है? यहाँ कॉमन नियंत्रण के तहत कई सीपीयू हो, कॉमन नियंत्रण के तहत एक से अधिक इनपुट डिवाइस हो, जहाँ कई आउटपुट उपकरण हो, उपयुक्त सभी और इनमें से कोई नहीं। तो देखो मल्टी प्रोसेसर का मतलब होता है जहाँ कॉमन नियंत्रण के तहत कई सीपीयू होते हैं। ठीक है, उसको मल्टी प्रोसेसर कहते हैं क्योंकि उसमें कई प्रोसेस होंगे, प्रोसेसर उसमें कई होंगे, तो उसको सीपीयू जिसके माध्यम से जोड़ सकते हैं, कह सकते हैं कि सीपीयू कई होंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? नॉन डॉक्यूमेंट फाइल कौन सी होती हैं? नॉन डॉक्यूमेंट फाइल कौन सी होती हैं? शुद्ध आस्की फाइलें जो किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। यहाँ पे जो आस्की दे रखी है, आस्की की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आस्की की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। फिर लिखा हुआ है नॉन आस्की फाइलें जो किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लिए सूचीबद्ध किया। फिर लिखा हुआ है शुद्ध आस्की फाइलें जो कि विशिष्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लिए सूचीबद्ध की जा सकती हैं। नॉन आस्की फाइलें जो विशिष्ट वर्ड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा कि नॉन आस्की फाइलें जो होती हैं किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है, किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लिए सूचीबद्ध की जाती हैं। इनमें से एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा हो जाएगा? ये नॉन इम्पैक्ट जो इम्पैक्ट नहीं डालता है, सीधे सीधे छाप देता है, वो कौन सा हो जाएगा? देखो थर्मल प्रिंटर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका भी एक प्रेशर पड़ता है तब वो आता है। इंकजेट तो सिंपल सी बात, तो इंक फेंकता है प्रेशर के माध्यम से। लेजर में किसी भी तरीके का कोई जो है इम्पैक्ट नहीं होता है, सीधे डायरेक्ट वो लेजर निकलती है, पूरा का पूरा पेज एक बार में छाप देती है। चलो यहाँ पे जो है एडीवैक पूछा जा रहा है, एडीवैक का जो है पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वैल्यू ऑटोमेटिक कंप्यूटर, वैल्यू नहीं होता है, वेरिएबल होगा, सही होगा। इलेक्ट्रिक डिवाइस वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, डिवाइस भी नहीं होता है। इलेक्ट्रिक डिस्क्रीट वेरिएबल एडवांस कंप्यूटर, नहीं एडवांस नहीं, एटॉमिक पहला वाला सही हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले ही सही होगा। 68 नंबर, जब एक फाइल को पहली बार सेव किया जाता है तब
तब क्या होता है, एक कॉपी ऑटोमेटिक रूप से मुद्रित हो जाती है। इसकी पहचान करने के लिए इसको नाम दिया जाना चाहिए। इसे नाम की ज़रूरत नहीं है, इसे केवल एक नाम की ज़रूरत है जब मुद्रित होने के लिए नहीं जा रहा है। नहीं भैया, जब हम पहली बार फाइल सेव करते हैं तो उसमें उसको पहचान के लिए नाम तो देना पड़ेगा ना, कि भाई ये 1 नंबर की फ़ाइल है, 2 नंबर की है, ABCD की है, किसकी है, ये तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि जब हम सर्च करें तो उसी नाम से सर्च करके हम डायरेक्टली फ़ाइल पर पहुँच सकें, इसलिए नाम देना भी ज़रूरी हो जाता है। 69 नंबर, कंप्यूटर जो लागत और आकार के कारण दुर्लभ हैं उनको क्या कहते हैं? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप या मेन फ्रेम। तो कंप्यूटर जो लागत और आकार के कारण दुर्लभ हैं उनको क्या कहते हैं? तो देखो, सबसे पहली बात, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह, ये सारे जो पॉमटॉप वगैरह होते हैं ये आपको मिल जाएंगे। माइक्रो कंप्यूटर हम लोगों के पास यूज में होता है, जो लैपटॉप होते हैं इनको। सुपर कंप्यूटर, आप ये बताओ आपके घरों में कभी सुपर कंप्यूटर होता है? नहीं। लैपटॉप, मेन फ्रेम कंप्यूटर ये सब मिल जाते हैं, लेकिन आपको कभी भी सुपर कंप्यूटर नहीं मिलेगा। ये लागत में भी ज़्यादा होते हैं और आकार में बड़े होते हैं। इनको हम लोग ऐसे नहीं खरीद सकते, इनको विशेष मतलब कह सकते हैं कि विशेष कार्य के लिए इनको रखा जाता है, बनाया जाता है। चलो 270 नंबर, एल्गोरिदम में एक गलती जो गलत परिणाम का कारण बनता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको? तो भैया वो लॉजिकल एरर होता है, क्योंकि जो एल्गोरिदम की बनी कि कंप्यूटर की गलती की वजह से हुआ है, इंसान की गलती की वजह से नहीं है, हमारे और आपकी गलती की वजह से नहीं हुआ है। चलो भाई 271 नंबर, खाली जगह प्रोग्राम होता है जो रन के लिए तैयार होता है और इसमें किसी भी तरह का बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये कौन सी चीज़ ऐसी होती है, कौन सा ऐसा प्रोग्राम होता है जो रन के लिए तैयार होता है और इसमें किसी भी तरह का बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होती है? तो इंटरप्रेटर, उच्च स्तर, कंपाइलर, कोबोल और एग्जीक्यूटिबल। तो एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम ही ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनमें कभी भी आपको बदलाव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पहले से एग्जीक्यूट हो चुके होते हैं। ठीक, इनको बस रन कराने की ज़रूरत होती है, बाकी और कुछ भी करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। 272 नंबर, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया का एक सेट किसके रूप में जाना जाता है? तो लिखा हुआ है एल्गोरिदम। इसके आगे के सॉफ्ट जो भी ऑप्शंस हैं वो मैं बता देता हूँ, लेकिन इसका आंसर सही तो एल्गोरिदम ही होता है, क्योंकि एल्गोरिदम का मतलब ही होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें। फिर हार्डवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर बग, फर्मवेयर प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सारे के सारे आपके किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि जब हम स्टेप बाय स्टेप किसी कार्य को पूरा करने का, जैसे आपको मान लीजिए, एक सेकंड में अभी बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए हमको किसी भी फंक्शन को ओपन करना है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ओपन करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट मेनू पे जाएंगे, फिर उसके बाद में वहाँ पे एक सर्च ऑप्शन आता है, वहाँ पे लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटर मारेंगे। इंटर करने के तुरंत ही बाद हमारे सामने एक ऑप्शन खुल जाएगा, एक फाइल आ जाएगी, उसका नाम लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उस पर क्लिक करेंगे, माउस से करना है तो माउस से डबल क्लिक कीजिए, या इंटर करके आप उससे ओपन कर सकते हैं। तो ये होता है एक तरीके का उसका पैटर्न। इस भी पैटर्न को एल्गोरिदम कहा जाता है। चलो, डिस्क की मेन डायरेक्टरी को डायरेक्टरी कहा जाता है। कैसी डायरेक्टरी कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, फोल्डर, नेटवर्क। तो देखो, जब भी कभी डिस्क की जो मेन डायरेक्टरी होती है उसको रूट डायरेक्टरी, और उसकी डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी जो होती है उसको सब डायरेक्टरी कहते हैं। तो यहाँ पे रूट डायरेक्टरी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो 274 नंबर, एक डेटा का एक संग्रह है जो तालिका में रिकॉर्ड की एक श्रृंखला के रूप में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित किया जाता है। क्या लिखा हुआ? एक डेटा एक संग्रह है जो कि तालिका में रिकॉर्ड की एक श्रृंखला के रूप में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित किया जाता है। वो क्या होता है? स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस, वेब पेज, इनमें से कोई नहीं। तो भाई डेटाबेस ही होता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम लोग संग्रह करते हैं। चलो 275 देखो, जब आप डॉक्यूमेंट, ग्राफ और चित्र बनाते हैं तब आपका कंप्यूटर में डेटा धारण करता है। किस तरीके से डेटा धारण करता है? फाइल स्टोर के माध्यम से, बैकअप ड्राइव, क्लिपबोर्ड, मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं। तो वो डेटा धारण करता है किसे? मेमोरी के माध्यम से। चलो भाई 276 नंबर, 276 क्या लिखा हुआ है? खाली जगह को छोड़कर सभी रिमूवल मीडिया में शामिल हैं। अच्छा, मतलब एक चीज़ को छोड़ दीजिए, बाकी सब रिमूवेबल मीडिया में शामिल हो जाएंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे? चलो भाई देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। CD रोम लिखा हुआ है, डिस्केट लिखा हुआ है, DVD, हार्ड डिस्क ड्राइव, और इनमें से कोई नहीं। तो जो खाली जगह को छोड़कर सभी जो रिमूवेबल मीडिया में शामिल हो जाएंगे, तो कौन से? हार्ड डिस्क ड्राइव शामिल हो जाएंगे इसमें। चलो भाई 277 नंबर देखो, जब एक बड़ी मेल ऑर्डर कंपनी एक बड़े सेट के साथ ऑर्डर और प्रोसेस कर एकत्र करती है, तब प्रोसेसिंग प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाएगी? तो देखो, जब भी कभी भी बहुत बड़े स्तर पर, या कह सकते हैं बड़े स्तर पर, जो बड़ी मेल ऑर्डर कंपनी जो होती है एक बड़े सेट में एक साथ ऑर्डर और प्रोसेस एकत्र करती है, तब उसको क्या कहते हैं? उसको बैच कहते हैं। जैसे आप बैच में पढ़ते हैं, जैसे आप वहाँ पे क्या होता है, ग्रुप में जब कोचिंग में जाते हैं तो आप वहाँ पे बैच में पढ़ते हैं, मतलब आप लोग ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, तो इसी को बैच कहा जाता है।
चलो 78 नंबर, कंप्यूटर प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है तथा मानव में पठनीय संस्करण प्रोग्राम को कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? कैश कहते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं, वर्ड साइज कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज़ ये समझ लेना कि जब कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है, लेकिन मानव के पठनीय संस्करण प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो उसको सोर्स कोड कहते हैं। हम लोग सोर्स कोड के माध्यम से ही इसको पढ़ सकते हैं, डायरेक्टली हम लोगों को पढ़ना इम्पॉसिबल है किसी भी प्रोग्राम को। चलो, जब Ctrl+Shift+8 दबाते हैं तब क्या होता है? तब जो है आयताकार चयन सक्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? यह आयताकार जो चयन होता है वो सक्रिय हो जाता है। ठीक, देखो, या वास्तविक विस्तारित चयन को सक्रिय कर देता है, नहीं, या आयताकार चयन को सक्रिय कर देता है। बिल्कुल, आयताकार चयन का मतलब जैसे आप अगर दबाएंगे किसी अक्षर के पास ले जाके, जैसे मैंने दबा दिया तो इस तरीके से उसका चयन हो जाएगा। चलो 280 नंबर, निम्न में कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? यहाँ पे MS ऑफिस का कौन सा वैध संस्करण नहीं होगा? अच्छा भाई, चलो देखो कौन कौन से दे रखे हैं। ऑफिस XP दे रखा है, ऑफिस विस्टा दे रखा है, ऑफिस 2007 दे रखा है, उपयुक्त तो सभी दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। देखो, विस्टा नाम से कोई ऑफिस का मतलब कोई भी पैटर्न आया ही नहीं था कभी। ठीक, चलो 281 नंबर, क्या लिखा हुआ है? MS वर्ड में ओपन डायलॉग्स बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? जो ओपन डायलॉग बॉक्स होता है उसको खोलने के लिए क्या करना पड़ता है, वो भी खासकर MS वर्ड में। ठीक है, तो जब MS वर्ड में हमको देखना पड़ेगा तो किसका हो जाएगा? Ctrl+F2 दबा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। Ctrl+F12 दबा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। चलो 282 नंबर, आप एक्सटेंडेड चैन मोड को कैसे निष्क्रिय कर सकते हैं? आप एक्सटेंडेड चैन मोड को कैसे निष्क्रिय कर सकते हैं? तो इसको निष्क्रिय करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो F8 दबाएंगे या डेल दबाएंगे या ESC बटन दबाएंगे या इनमें से जो है इंटर दबाएंगे या इनमें से कोई नहीं दबाएंगे। तो आपको ESC बटन दबा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जो ESC का मतलब जो सबसे आपके लेफ्ट कॉर्नर पे सबसे ऊपर बटन होती है कीबोर्ड में, उसको ESC बटन कहते हैं। ठीक है, उससे आपका काम जो है, जो एक्सटेंडेड मोड होगा चैन मोड, उसको निष्क्रिय कर देगा। चलो, जैसे आप एक्सटेंडेड मोड नहीं समझे होंगे, जैसे आपने ब्राउज़र खोल रखा है, आपने F11 दबा दिया तो वो क्या होता है? फुल स्क्रीन पे हो जाता है। ठीक है, या तो आप फिर जो है फुल स्क्रीन को हटाने के लिए आप या तो फिर F11 प्रेस कीजिए। अगर F11 प्रेस नहीं करना चाहते हैं तो आप ESC वाली बटन दबा दीजिए, आपको वो बाहर फेंक देगा। चलो 283 नंबर, चयनित सेल की जल्दी से ऑटो गणना करने के लिए आप क्या करेंगे? जो चयनित सेल होगा उसके ऑटो सेल की गणना करने के लिए आप क्या करेंगे, ये पूछा जा रहा है। चलो भाई, तो देखें क्या करेंगे हम लोग। स्टेटस बार पर राइट क्लिक करके हम सेलेक्ट करें, टूल बार पर ऑटो कैलकुलेट बटन पर क्लिक करेंगे, कुंजी संयोजन Ctrl+S का यानी कि डॉलर का उपयोग करेंगे, सिलेक्शन पर डबल क्लिक करेंगे और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, चयनित सेल की जल्दी से ऑटो गणना करनी होगी तो उसके लिए आपको यही टूल पर ऑटो कैलकुलेट बटन को क्लिक करना पड़ेगा, वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि कितनी हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। 284 में क्या लिखा हुआ है? आप किसका प्रयोग करके अपने वर्कशीट में हाइपरलिंक जोड़ सकते हैं? तो किसका प्रयोग करके आपको हाइपरलिंक को जोड़ना पड़ेगा? तो भाई मैंने इसको कई बार बताया है, जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आपके किसी भी चैप्टर में कहाँ पे भी कहीं भी क्वेश्चन में आया, मैंने इसको हर बार क्लिक किया है और हर बार बताया है कि आपको हाइपरलिंक एक्टिव करना या जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? Ctrl+K दबाना पड़ता है। चलो 285 नंबर देखो, व्यक्तियों द्वारा हेरा फेरी से आपकी गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयास, ये क्या कहलाता है? ये फिशिंग कहलाता है। कंप्यूटर वायरस, स्पाईवेयर, स्कैम्स या वायरस या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जब भी कभी व्यक्तियों द्वारा हेरा फेरी के माध्यम से जब किया जाता है तो इसको फिशिंग कहते हैं। जैसे आपके पास कॉल आया कि आप जो है उसमें KBC में आपको इतने रुपए मिल गए हैं और आप इतने रुपए जीत गए हैं, इसके लिए आपको ये OTP आएगी, आप बताएंगे। ठीक है, तो ये जो होती है ये फिशिंग कहलाती है। 286 नंबर, निम्न में से कौन सा सबसे तेज़ कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? लैपटॉप, नोटबुक और व्यक्तिगत कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर का एक प्रकार हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा वर्क स्टेशन। अच्छा, इसके आगे अभी क्या दिया है? सुपर कंप्यूटर। तो आपको भी पता है कि जो कंप्यूटर ऑप्शन वहाँ पे दे रखे हैं उनमें सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर ही होगा। चलो 87 नंबर, निम्न में कौन सा इंटरनेट से संबंधित एक शब्द नहीं है? अच्छा, कीबोर्ड, लिंक, ब्राउजर, सर्च इंजन और हाइपरलिंक। हाइपरलिंक लिंक एक्टिव होता है, सर्च इंजन भी होता है, ब्राउजर भी होता है, लिंक भी होता है, पर भाई कीबोर्ड कहाँ से आपको रिलेटेड हो जाएगा? वो तो आपका जो है आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। ठीक है, इनपुट डिवाइस हो जाएगी। इनपुट देने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। चलो 288 नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है और रोम में रहता है उसको क्या कहते हैं? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वो हो जाता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है।
चलो, कंप्यूटर संक्षिप्त में केबी का मतलब क्या होता है? तो केबी का मतलब क्या होता है? किलो बाइट होता है। क्या होता है दोस्तों? किलो बाइट हो जाता है। पाँचवा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन था ये। चलो 290 नंबर, कुंजी एक ऑर्डर को रद्द करने और एक डायलॉग बॉक्स बंद करने तथा चयनित ड्रॉप डाउन लिस्ट बंद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए फिर वही चीज़ आ गई, कुंजी एक ऑर्डर को रद्द करने और डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए, चयनित में आप बंद करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? अभी मैंने बताया था कि जब हम लोग फुल मोड पे भी होते हैं। अच्छा, इसमें चौथा ऑप्शन ही नहीं है। वाह भाई वाह, क्या ही गजब तरीके से। अच्छा, चौथा ऑप्शन दे तो रखा है, आपस में कंबाइंड हो गए हैं। चलो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ESC। तो ESC जो है मैंने अभी बताया था कि वो आपको अलग कर देगा। 291 नंबर, इनमें से कंप्यूटर की 4 प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है। डेटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक कौन सा नहीं होगा? डेटा संग्रहण, डेटा की सूचनाओं में प्रोसेसिंग, डेटा या जानकारी का विश्लेषण, डेटा या जानकारी का स्टोरेज, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कंप्यूटर की 4 प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं होगा, तो वो यही नहीं होगा। डेटा का या जानकारी का विश्लेषण जो होता है, ये उसमें शामिल नहीं होता है। चलो भाई, फिर देखो यहाँ पे 292 नंबर में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है CPU और मेमोरी पर स्थित होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं? तो विस्तार बोर्ड, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या डिस्प्ले बोर्ड। तो भैया आपको पता है बहुत अच्छे से कि ये सारी चीज़ें मदरबोर्ड पर डिवाइड मतलब होती हैं, उपस्थित होती हैं। 293 नंबर, एक खाली जगह ऑर्डर, अच्छा खाली जगह नहीं है, एक ऑर्डर का एक अतिरिक्त सेट है जो मुख्य मेनू से चयन करने के बाद कंप्यूटर प्रदर्शित करता है। वो क्या होता है? डायलॉग बॉक्स हो जाएगा भाई। अब डायलॉग बॉक्स के माध्यम से ये एक अतिरिक्त सेट होता है जो मुख्य मेनू से चयन करने के बाद आपको कंप्यूटर प्रदर्शित कर देता है। चलो भाई 294 नंबर, एक पत्र ज्ञापन, क्या लिखा हुआ है? एक पत्र ज्ञापन प्रस्ताव या अन्य फाइलें जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करके बनाई गई हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट। आपके सामने सारे के सारे ऑप्शन जो दिखे हैं उनमें से डॉक्यूमेंट आपका सही हो जाएगा। चलो 95 नंबर, निम्न में कौन सा CPU का हिस्सा नहीं होगा? सेकेंडरी मेमोरी कंट्रोल यूनिट, नहीं सॉरी, यहाँ पे लिखा है CPU का हिस्सा होगा। तो CPU का हिस्सा कौन सा होगा? सेकेंडरी मेमोरी तो हम लोग बाहर से लगाते हैं, कंट्रोल CPU मतलब CPU से कोई मतलब नहीं। कंट्रोल यूनिट, इनपुट डिवाइस, प्रिंटर। इनपुट डिवाइस का भी कोई मतलब नहीं है, वो भी हम लोग एक्सटर्नल लगाते हैं। ठीक, प्रिंटर भी एक्सटर्नल लगाते हैं। बचा कंट्रोल यूनिट, ठीक है, उसी का हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, ALU और रजिस्टर, ये सब CPU के पार्ट होते हैं। 296 नंबर, कौन पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है? पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप जो है अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर, कैलकुलेटर, सीरीज कंप्यूटर और पैरेलल कंप्यूटर। तो ये दोनों के दोनों आपके जो हैं, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों ही सही हो जाएंगे। ये दोनों आपके पोर्टेबल कंप्यूटर में नहीं काउंट होंगे। चलो 297 नंबर में देखो क्या लिखा हुआ, रोम चिप जिसे कई बार फिर से लिखा जा सकता है और जो लिखा जा सकता है और जो उसकी सामग्री को मिटाने के लिए पराबैंगनी विकिरण यानी कि इंफ्रारेड जो होती हैं की आवश्यकता होती है, कहलाती हैं। तो वो क्या कहलाएंगी? फ्लैश मेमोरी, प्रोम, ई प्रोम, नहीं डबल ई प्रोम या EP प्रोम। ठीक, तो इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक, तो यही जो होती हैं आपकी ये ठीक है, ई प्रोम जो होती हैं, इनको जो है आपको आवश्यकता होती है। इनको मिटाने के लिए आपको पराबैंगनी विकिरण जो होते हैं उसकी आवश्यकता होती है। चलिए, FPI का मतलब क्या होता है? यहाँ पे FPI का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है। तो जो FPI होता है इसका मतलब होता है फ्रेम्स पर इंच। ठीक है, फ्रेम्स पर इंच। और ये आपको जो है वीडियोज़ वगैरह में देखने को मिलता है। जो वीडियोज़ होती हैं उसमें FPI चेक की जाती है, क्योंकि वीडियोज़ ही आपको जो फ्रेम होते हैं वीडियोज़ में होते हैं। जितने अच्छे फ्रेम उतनी अच्छी वीडियो की क्वालिटी। चलिए, 1 टेराबाइट किसके बराबर होगा? 1024 गीगाबाइट के बराबर। कल भी मैंने बताया था, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। चलो 300 नंबर, मेमोरी प्रोसेसर के लिए सुलभ अत्यंत है। जो मेमोरी प्रोसेसर है उसके लिए सुलभ अत्यंत क्या हो जाएगा? तो वो कैश मेमोरी हो जाता है। ठीक है, देखो हमारे 300 क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो चुके हैं और अब इसके बाद तो फिर हम लोग, क्योंकि मैंने देखा है आप लोग जो है बार बार डिमांड कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि सर जी चैप्टर वाइज कराइए या प्रैक्टिस सेट कराइए। तो फिर अब मैं चैप्टर वाइज कराऊँगा। ठीक है, और धीरे धीरे आपको सारे चैप्टर्स में कंप्लीट करा दूँगा, तो आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहेंगे। चलो दोस्तों, तो फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। उसके अलावा बस एक ही चीज़ और कहूँगा कि अगर आपको ये PDF चाहिए है जो मैंने पढ़ाया है, जैसे इसमें निशान लगाए, आपको अगर चाहिए है तो आप उसके लिए चैनल पे जाके, टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे वीडियो के साथ मतलब लिंक के साथ में ये PDF जो है डाल दी जाती है। चलो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।